वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? दिखाई भी दे रहा हूं? गुड इवनिंग हिमांशु। सब बच्चों को दिखाई दे रहा हूं क्या? जय, आशी, प्रत्युष, गुड इवनिंग। नमस्ते हिमेश। पांडे जी को नमस्कार। आर्यन गुड इवनिंग बेटा। हाँ सौम्या, थोड़ी सी रिक्वेस्ट अभी बता दूंगा, पर मुझे लगता है कि उतना बच्चों को आता होगा। तो सभी का स्वागत है। नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन का जो पार्ट था उसको थोड़ा देख लेते हैं। मेरी भी ऑफलाइन जैसी आदत है कि हम लोग बिना थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हुए जनरली आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लो भाई। मैट्राइसिस की शीट के अंदर कोई डाउट हो, एक्सरसाइज मेंस वाली एक्सरसाइज थी ना, एक्सरसाइज 4 के अंदर कोई डाउट हो मेंस वाली एक्सरसाइज के अंदर, तो आप पूछ लो। हाँ दीपल, नए चैप्टर की एक्साइटमेंट रहती है। और ये चैप्टर तो क्योंकि कैलकुलस की शुरुआत है और कैलकुलस बहुत बहुत ही मजेदार पूरा का पूरा पार्ट है, तो इसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। तुम्हारा कमेंट छुप जाता है प्रीतम, तुम्हारा कमेंट छुप जाता है कि मैं नहीं दिखूंगा। तुम शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हो जिससे तुम्हारा कमेंट छुप जाता है, पर अब तुमने दया करके कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हटा दिया, मुझे दिख रहा था। ऑफ कोर्स असद मैट्रिक्स की ब्लैक बुक बिल्कुल बिंदास होके कर सकते हो। मैट्रिक्स के अंदर तुम कुछ भी किताब उठाओ, कुछ भी तुम सब क्वेश्चन करो। हाँ पहले शीट जरूर कर लेना, ये मेरी मतलब एक सजेशन है कि पहले शीट कर लेना। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 7। नहीं, एक्सरसाइज 2 मुश्किल नहीं है, जितने सवाल दिए उसमें से मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं। हाँ तो A11 इक्वल्स टू A33 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है ना। हाँ रिभव, मैट्रिक्स का फंक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ अंजन बिल्कुल, आप मैट्रिक्स के अंदर जो एक्सरसाइज, इसकी जो 5 एक्सरसाइज दे रखी है जेई एडवांस की, उसको तुम अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शीट आपको नोट्स वाले सेक्शन के अंदर, आप पे नोट्स वाला जो सेक्शन है वहां पर चले जाओ, वहां पर आपको शीट मिलेगी। यू कैन डू PYQs ऑफ एडवांस, यू कैन डू ब्लैक बुक, यू कैन डू एनी बुक कि अब लगता है मैट्रिक्स के ऊपर मैं कुछ और करना चाहता हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय सजेशन कि प्लीज कंप्लीट दिस, क्योंकि ये एसेंशियल है। हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा जेई एडवांस के हिसाब से तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जरूर बना लेना। मैंने अभी एक्सरसाइज 2 के प्रत्युष सिर्फ 11 क्वेश्चन दिए हैं जितना मुझे याद है, ठीक है ना। हाउ टू सॉल्व ब्लैक बुक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, तो तुम देखना कि बच्चे ब्लैक बुक को सॉल्व कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2 के अंदर मैंने जो सवाल दिए थे वो शायद जितना मुझे याद है 1 to 11 दिए थे। अभी अभी ना स्पीड की मत सोच, अभी करेक्शन की सोच। अभी ये कोशिश कर कि 100% करेक्ट हो। जब धीरे धीरे जब होमवर्क पूरा हो जाता है ना, जब आपकी शीट लग जाएगी ना, उसके बाद में तेजी आ जाएगी आपके अंदर। 1 to 10 दिए थे क्या? अच्छा 1 to 10 दिए थे, ओके माय मिस्टेक, 1 to 10 दिए थे।
कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। गुड गुड गुड, बताता हूं। ये वैसे तो थोड़ा सा लिमिट का पार्ट ज्यादा है, इसमें मैट्रिक्स का पार्ट कम है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा बच्चों, तुमने ये तो देख लिया होगा कि ये जो a की पावर x इज इक्वल्स टू a, तो तुमने इसका स्क्वायर किया होगा, है ना? स्क्वायर करते तुम्हारे को a मिल गया होगा, a स्क्वायर a मिल गया होगा। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इट इज आइडेम्पोटेंट। दिस इज आइडेम्पोटेंट। अब तुम्हें मालूम है कि आइडेम्पोटेंट के अंदर a स्क्वायर अगर a आ गया तो a क्यूब भी a आएगा। इनफैक्ट a की पावर n भी a होगा, है ना? तो ये थॉट था उसके अंदर। सॉल्यूशन सेट आ गया ना? बिल्कुल सही है भारत। अब देखो करना क्या है, आपको ये करना है इवैल्यूएट दिस प्रोडक्ट। इट इज एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। अब तुम समझ रहे हो कि x कहां तक जा रहा है? x सर शुरू हो रहा है 2 से और जा रहा है ये इंफिनिटी की तरफ। ठीक बात? तो इंफिनिटी वाले सवाल जनरली हम लोग कैसे करते हैं? हम लिखते हैं यहां पर कि आप ये सोचो कि x n तक जा रहा है और इसका मुझे लिमिट लेना है व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लिमिट का कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? लिमिट का कोई बड़ा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। थॉट क्या है, उस थॉट को पकड़ो। ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है, इसको आप यूं लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रीड करते हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी एंड एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 1। मैंने अगर फैक्टर सही बनाए हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट को यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज इक्वल इन टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का प्रोडक्ट वेर एक्स वैरीज फ्रॉम 2 to n। एंड क्योंकि नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूट करता है, तो उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको अलग अलग करके सिमिलर वाले एक ब्रैकेट में लिख दिए, ऐसा बना दिया, ठीक है? अब तुम अगर वैल्यू रखोगे ना, जैसे ये जो पहला ब्रैकेट है ये क्या बनेगा? x को 2 रखा आपने तो इट विल बी 3/1। नेक्स्ट आएगा x को 3 रखने से 4/2। x को 4 रखा 5/3। इस तरह से प्रोडक्ट चल रहा है। और लास्ट में आपने x को अगर n रखा तो इट विल बी n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। मैं जो थॉट दे रहा हूं उसको पकड़ना। अभी सिर्फ मैंने इस ब्रैकेट के बारे में बात करी है। तुम देख रहे हो कि ऐसा करने से सर ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा, है ना? आगे वाला टर्म तुम समझ रहे हो, ये 6/4 आएगा तो ये 4 इस टर्म को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से ये टर्म कैंसिल होते जाएंगे। यहां पर जो टर्म कैंसिल नहीं होंगे, एक तो इससे पीछे वाला n को n-1 रखने से जो आया n अपॉन n-2, ये दो टर्म कभी भी कैंसिल नहीं होंगे और एक ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी अगर मैं n तक बात करूं तो इस ब्रैकेट को आप लिख पाओगे कि इट इज n प्लस 1/2 की तरफ जा रहा है। एंड सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 1, उसके अंदर x की वैल्यू डाल के कैंसिलेशन देख लो, ठीक बात? तो वो आप यहां पर लिख दो और इसका वैल्यू मुझे निकालना है व्हेन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसके अंदर जो कंसेप्ट लिमिट का यूज हुआ है वो बहुत सिंपल है कि आप n वेरिएबल इंफिनिटी को जा रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में से बाहर निकालो और डिनोमिनेटर में से बाहर निकालो और फिर बन जाएगा। आप बना लोगे। यहां पर इतना हिंट काफी है। भारत, आपने सवाल पूछा था बेटा इतना हिंट काफी है या पूरा मैं करके बताऊं? मतलब व्हाट आई मीन टू से कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला,
एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस वन। कर लोगे ना? अब आसान लग रहा है ना? कुछ नहीं था, सवाल कुछ खास नहीं था। जैसे इसके अंदर आप x को 2 से n रखिए, तो x को 2 रखोगे 4 माइनस 2 प्लस 1 3 अपॉन 4 और 2 6 और 7 3/7। x को 3 रखोगे 9 और एक 10 10 माइनस 3 7। अब तो ये तो यहीं से कैंसिलेशन हो गया, और क्या बचा? x को 2 रखा 4 3 रखा ना 9 10 13, एंड लास्ट के अंदर इट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसमें देखो कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, यहां से कैंसिल हो रहा है, ये इधर से जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 3 बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। तो इनफैक्ट आपके पास उधर क्या बचा था? n प्लस 1/2। तो अब बात यहां तक आ गई है n प्लस 1/2 इंटू 3 ओवर n स्क्वायर्ड प्लस n प्लस 1। अब इसका लिमिट लेना है अपने को n अप्रोचेज इंफिनिटी पर। अब तो तुम कर सकते हो ना कि सर इसमें से n बाहर निकाल लो, n स्क्वायर्ड, इट इज 1 प्लस 1/n इंटू 3 ओवर 2, इधर से n स्क्वायर बाहर निकाल लो, सो इट इज 1 प्लस, थोड़ा सा कंसेप्ट लिमिट का यूज हुआ है। अब ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 1/n एज वेल एज 1/n स्क्वायर। n अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो समझ पा रहे हो कि ये 0 को अप्रोच करेगा, तो दिस विल बी 3/2 ओनली। ये भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है? ब्लैक बुक के अलावा तुमको कोई किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा PYQ करो, PhD थोड़ी करनी है अपने को। तो 10 तक बन गए? हाँ, कौन सा? एक्सरसाइज 1 का डाउट मैंने क्वेश्चन 15 क्लास के अंदर बता दिया था, तुम वीडियो देख लेना, तुमको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 12। अरे बहुत आसान है भाई। किसके अंदर पूछ रहा है? अच्छा, एक्सरसाइज 4 का एक बच्चा पूछ रहा है। 10th क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, तो रुद्रांश राज। किस एक्सरसाइज में चला गया? अभी अभी अपन एक सीरियली बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर किसके अंदर 6 वेरिएबल 6 अननोन है? एक्सरसाइज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4 का मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10 में बता चुका हूं। मैंने ये बताया था a इंटू एडजॉइंट a, ये डिटर्मिनेंट a i है। उसके बाद में हमने एडजॉइंट ए भी प्रूव किया था, ये भी हमने प्रूव किया था, ये तो हो चुका है। एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो चुकी है, एक्सरसाइज 1 पर वापस नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो चुकी है। ए ऑप्शन, अगर आप स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर पा रहे हैं तो वो रीजन बनेगा, नहीं तो वो रीजन नहीं है। 9 क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं।
और कौन सा डाउट है? एक्सरसाइज 4 का 17। एक्सरसाइज 4 का 17 देखो जरा। 17 क्वेश्चन क्या है? ए इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए, और बी दिया है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। देन बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज क्या होगा? तो देख लो, बी इज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हो गया आपके पास में बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रिवर्स रूल हमें मालूम है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए, एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये बन गया। अब तुमको ये दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज ए को आप ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये हो गया। अब ए इनवर्स ए, ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी इंटू एनीथिंग, आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया। मुझे लगता है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन से। अब ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आ गया, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होता है। तो 17 में आइडेंटिटी, मतलब सी इज माई आंसर। ठीक बात? ट्वेंटी सेकेंड इज वेरी इजी। एक्सरसाइज 4 जो होमवर्क में दिया है ना, वो सिर्फ बात करते हैं अपन। 20 सेकेंड बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बनेगा। ठीक है, हाँ 20, अरे 20 20 कौन सा बोल रहा है? 29 तो है ही नहीं। ओके, ट्वेंटी वन बोल रहा है। एक्सरसाइज 4 का 21 देखो, एक्सरसाइज 4 का 21। ए बी ए मैट्रिक्स सच दैट, मल्टीप्लाई बोल रहा है, मतलब ए को मान लो ABCD। मैंने मान लिया ए 2/2 का है, तो ABCD मान लिया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1203 से। इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स है तो मान लो इट इज, लेट्स से K00K, ये कोई मैट्रिक्स स्केलर दिया हुआ है, एंड 3 टाइम ए का डिटर्मिनेंट ये 108 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3a का मतलब क्या हुआ? 3 स्क्वायर्ड, है ना। डिटर्मिनेंट a इज 108, सो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 9, ये 12 दे रखी है। सो एक रिलेशन तो यहां से दिया हुआ है AD माइनस BC, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज AD माइनस BC, ये 12, ये नंबर 1 रिलेशन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है? देन A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है भाई, अब आपको ये करना है, इट इज A
प्लस बी, 2a प्लस 3b, c 2c प्लस 3d इज इक्वल्स टू k 0 0 k। अब a और अब देखो c तो 0 हो गया, c 0 हो गया और 2c प्लस 3d ये k के बराबर है और c 0 है तो d आ गया k/3 और a किसके बराबर है k के, c 0 आ गया, बस b और निकाल ले, 2a प्लस 3b 0 के बराबर हुआ, a k के बराबर है तो b किसके बराबर आ गया -2k/3। मैंने a b c एंड d, c तो 0 आ ही गया, a b c d मैंने k की टर्म में निकाल लिए, तो इस रिलेशन का यूज करके k की वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है ना। और जैसे k आ गया तो तुम्हारे पास a² आ गया, इनफैक्ट सब कुछ मालूम पड़ गया। ठीक है ना, k आ गया तो a b c d, c तो वैसे 0 आ गया, अगर k पता लग गया तो a b और d ये मालूम हो गए, मैट्रिक्स a मालूम चल गया। ठीक है, चलो आओ जरा अब अपन स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा हो गया भाई। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज फंक्शंस। ओके, हाँ K6 आ गया ना, तो फिर तेरे को A B और D मालूम पड़ जाएंगे, तो A B और D मालूम चल गए तो A² निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, अब थोड़ा सा 20 मैंने बता दिया, 22 अपने आप करना बहुत आसान सवाल है। ओके, दोनों आसान सवाल है। अब वापस उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, वापस उसको शीट को उठा के फिर से करने का मतलब नहीं रहेगा। अब देखो 23 पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने वो कंसेप्ट ही भूल गया, 23 के अंदर i प्लस बी वाला कंसेप्ट ही भूल गया तू, कि पावर निकालनी थी, a की पावर 20 कैसे निकलती है वो तू भूल ही गया। अब ये तो दिक्कत वाली बात है। अब जरा अच्छा, अब सुनो बच्चों, देखो फंक्शंस जो है ये क्योंकि फाउंडेशन है कैलकुलस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में ये बहुत आसान चैप्टर भी है। लेकिन हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम लोग इसके अंदर समझते जाएं। ओके, अब जरा फोकस कर लो, बेवजह की बातें मत करो, फोकस करो। ध्यान रखना, मैं फंक्शन से शुरू कर रहा हूं, मैं सेट्स एंड रिलेशंस नहीं बता रहा हूं, वो एक लेक्चर बाद में कभी भी ले लूंगा सेट्स एंड रिलेशन का। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शंस। ओके, सबसे पहले जो चीज जानने वाली है वो ये है, मैं थोड़ा सा सेट को डिफाइन करके चलता हूं कि सेट क्या है, बस इतनी जरूरत है मुझे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स एटसेट्रा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनके कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। मुझे इतनी जितनी जरूरत होगी उसकी मैं उतनी ही बताऊंगा। फंक्शन का जो सेंट्रल कंसेप्ट है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे पास में सेट ए है 1 2 एंड 3, और लेट्स से सेट बी है अल्फा बीटा,
ये दो सेट है मेरे पास में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को डिनोट किया जाता है ए इंटू बी से। ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी लिखा हुआ और सेट की बात चल रही हो तो समझ लेना कि ये सेट ए इन सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया है। और ये डिफाइन कैसे होता है कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कम्स फ्रॉम सेट ए एंड बी कम्स फ्रॉम सेट बी। मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि ये सारे ए कॉमा बी का कलेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा। अगर आप ए इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। जैसे आपको 1 2 3 और अल्फा बीटा दे रखे हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना हो तो यू विल राइट 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज दिस। ठीक, जितनी जरूरत होगी मैं उतना बताऊंगा। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर सेट ए और सेट बी ये एलिमेंट देके दिया हुआ हो तो इसको रीड करते हैं ए इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और बाय डेफिनेशन इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ए कॉमा बी, सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का कलेक्शन है, जहां से पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। ठीक है, नाउ वी डिफाइन फंक्शन कि फंक्शन क्या है। व्हाट इज अ फंक्शन? अब इसको यूं एक्सप्रेस किया जाता है, अ फंक्शन एफ, सिंबल है अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रीड कैसे किया मैंने? फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है एफ ए टू बी। तो फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a rule by which every element of set A is uniquely related with the element of set B, with the element of set B। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि फंक्शन ए टू बी है क्या। फंक्शन ए टू बी इज अ रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is uniquely related with the element of set B। तो एक फंक्शन सेट A से सेट B के अंदर एक रूल के द्वारा, एक रूल से, गिवन रूल से रिलेट कर रहा है, सेट A के हर एक एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से यूनिकली रिलेट कर रहा है। तो ऐसे रूल को फंक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास में सेट ए 1 2 3 4 है एंड सेट बी लेट्स से इट इज 1 4 9 16 25 ऐसे है। और मैं कहूं कि आप सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से रिलेट कीजिए, ऐसे दिखाते हैं, रिलेट कीजिए, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से रिलेट कीजिए, किसी फंक्शनल रूल से रिलेट कीजिए, किसी फंक्शन से रिलेट कीजिए। और वो मैं कह देता हूं कि लेट रूल इज, वो रूल क्या है कि भाई
element is element of set A is related or associated with its square, with its square, कि एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी। किस तरह से रिलेट होना चाहिए कि वो अपने स्क्वायर से रिलेट करे। तो तुम देख पा रहे हो कि ए जो है 1 से रिलेट करेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। 2 4 से रिलेट कर जाएगा, 3 9 से रिलेट करेगा एंड 4 16 से रिलेट करेगा। ठीक है, अब आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है कि ये फंक्शन है या नहीं है। रिलेट तो आपने करवा दिया, आपको सबसे पहली बात जो ऑब्जर्व करनी है कि क्या एलिमेंट सेट ए के सारे रिलेट हुए हैं। क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड। पहला तो यह क्वेश्चन होता है कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसका जवाब दोगे कि ऑफ कोर्स सारे एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं। और दूसरा सवाल कि क्या यह कनेक्शन यूनिक है। इज दिस कनेक्शन इज यूनिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो जैसे 2 4 से कनेक्ट हुआ तो 2 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 4 16 से कनेक्ट हो रहा है तो 4 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यह रिलेशन यूनिक होना चाहिए। तो ये दो अगर क्रिटिकल पॉइंट्स, दो जो एसेंशियल बातें हैं ये फंक्शन की अगर फॉलो हो जाती हैं कि सारे एलिमेंट सेट के कनेक्ट होने चाहिए और ये कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि ये जो आपने बनाया है, ये जो मैपिंग की है, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, ये जो एसोसिएशन किया है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन समझ गए कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं कि भाई सेट ए से सेट बी के अंदर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, लेट्स से A1 A2 A3 और यहां है B1 B2। अगर मैं आपको कहूं कि कोई रूल से A1 B1 से कनेक्ट हुआ, A2 B2 से कनेक्ट हुआ, इज दिस अ फंक्शन? इज दिस अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि सर ए के जो सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुए हैं, है ना, ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सिंस A3 इज नॉट कनेक्टेड, A3 कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो यह फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही कहा गया था कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना। सिमिलरली इफ आई टेल यू कि लेट्स से आई हैव अ सेट ए एंड सेट बी और इसके अंदर A1 A2 गया, B1 B2, A1 B1 पर गया, A1 B2 पे गया, A2 भी B2 पे गया। Is this a function? My next question is this a function? क्या यह फंक्शन है? क्या सेट A से सेट B के अंदर आपने जो रिलेशन डिफाइन किया है, क्या यह फंक्शन है? What you say? क्या बोलोगे कि सर यह फंक्शन नहीं है। ठीक बात है ना कि यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सर A1 B1 पे भी कनेक्ट हो गया, A1 B2 पे भी कनेक्ट हो गया। A1 इज कनेक्टेड, A1 इज कनेक्टेड, A1 इज कनेक्टेड विद
more than one elements, more than one element. So this is not a function. This is not a function. तो ये बात क्लियर हो गई कि फंक्शन के अंदर सेट ए से सेट बी के अंदर किस तरह का रिलेशन होगा जिसको हम फंक्शन कहेंगे कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्ट होना चाहिए. नंबर 2, ये कनेक्शन यूनिक होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि A1 B1 पे भी कनेक्ट हो रहा है और A1 B2 से भी कनेक्ट हो रहा है. ठीक बात. तो यूनिक नहीं है. बात समझ में आ गई? ठीक है ना. तो ये दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन होता क्या है, ये हम समझ गए. अब एक बात और ऑब्जर्व करो कि कोई भी जो फंक्शन होगा ना, कोई भी फंक्शन, लेट्स से, जैसे अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स से दिस इज A1 B1 A2 B2. अच्छा बताओ जरा, क्या यह फंक्शन होगा? एक बार और जवाब दे दो. इज दिस अ फंक्शन? बताओ जरा, क्या यह फंक्शन है? क्या यह फंक्शन है? क्या यह फंक्शन है? क्या यह फंक्शन है? ऑफ कोर्स यस, दिस इज अ फंक्शन. ठीक है ना सर. ए के सारे सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं ना? हां हो रहे हैं, है ना. सर ये कनेक्शन यूनिक है क्या? यूनिक है. A1 B1 पर जा रहा है, A2 B1 पर जा रहा है, A3 B2 पर जा रहा है. A1 किसी और पे थोड़ी जा रहा है. A1 अगर B1 से मैप कर रहा है तो A1 किसी और से नहीं कर रहा. A2 अगर B1 पर मैप कर रहा है तो A2 किसी और से नहीं कर रहा. सिमिलरली A3 सिंपली B2 पे जा रहा है. ठीक बात. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. दिस इज अ फंक्शन. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपको यह बोलूं कि सेट A और सेट B, लेट्स से इट इज A1 A2 B1 B2 B3. A1 B2 पे गया, A2 B1 पर गया. क्या यह फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? A1 ये B2 पे जा रहा है, ठीक है ना. ये B2 पे जा रहा है. A1 B2 पे जा रहा है, A2 B1 पे जा रहा है. क्या ये फंक्शन है? मेरी दो एसेंशियल क्राइटेरिया को अगर ये फुलफिल करेगा तो ये फंक्शन है, नहीं तो नहीं है. बस इतना मैं जानता हूं. और मेरा क्राइटेरिया क्या है कि ये सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए. कनेक्ट हो रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स A1 एंड A2 आर कनेक्टिंग. क्या ये कनेक्शन यूनिक है क्या? बिल्कुल यूनिक है सर. A1 B2 पे जा रहा है, A2 B1 पे जा रहा है. दिस इज अ फंक्शन. ये पक्का फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो हम समझ गए कि फंक्शन है क्या. अब तुम एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि सर अगर हम एक बात देखें तो एवरी फंक्शन satisfies, नंबर 1, हर फंक्शन 3 एसेंशियल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. कौन से क्राइटेरिया है? कि जो भी फंक्शन बनेगा, ऑफ कोर्स मैं सेट ए से सेट बी के अंदर यह मान के चल रहा हूं कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है और वो फंक्शन है, वो हमारी 2 एसेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो फंक्शन है. तो आप देखोगे कि वो फंक्शन विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी, है ना. A इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का तो वो सबसेट होगा ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड बी सेट के अंदर तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे. तो उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमारे फंक्शन को फेवर करेंगे. तो ऑल द फंक्शंस आर सबसेट ऑफ A इंटू बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. दूसरी बात, अब देखो ये वो जो चीज हम लोग जो लैंग्वेज के अंदर पढ़ ली हमने, जिसके ऊपर हमने वेन डायग्राम से बहुत सारी एग्जाम्पल देख लिए, उसी को ही मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूं. फॉर ऑल A
बिलोंगिंग टू सेट ए। लैंग्वेज को समझना, मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना, जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई, इसको लिखते पढ़ते कैसे है, ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट्स। तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू सेट बी such that f of a is equals to b, f of a equals to b। मतलब ऐसा कोई a सेट a के अंदर, कोई एलिमेंट सेट a के अंदर नहीं बचेगा जो मैप नहीं किया हो, जो कनेक्ट नहीं हुआ हो। थर्ड, इफ a comma b belongs to f and a comma c belongs to f, this implies b is equals to c। यूनिकनेस, यूनिकली रिलेटेड, a अगर b से कनेक्ट हुआ और a अगर c से कनेक्ट हुआ और तुम कह रहे हो ये फंक्शन है, तो b बराबर c होगा। ठीक है, तो ये तीन एसेंशियल प्रॉपर्टीज हर फंक्शन फुलफिल करता है, एवरी फंक्शन। ठीक बात, ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलें आगे। एक बार चैट के अंदर मुझे बता दो कि ये जो बात है, जो यहां लिखी है, तीनों चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी, है ना? उन्हीं चीजों को जो मैं बोल रहा था, मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर लिख दिया। ठीक है ना? ये क्या कहता है? सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, है ना? ये क्या कहता है? सर वो कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, बी एंड सी डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। अगर ए बी से मैप किया, ए सी से मैप किया, तो बी और सी बराबर होने चाहिए। समझा दिया अविनाश, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी भी समझा दी। ओके, नाउ सी, अब फंक्शन को देखने का एक और तरीका बताता हूं। वहां से हम लोग फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करेंगे। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये तीन टर्म फंक्शन की हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स श्रेयांश, इट इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। बड़ी अच्छी बात बताई। एक बात ध्यान रखना, पूरी कैलकुलस के अंदर अपने पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। बड़ी अच्छी बात बताई तूने, रियल वैल्यूड फंक्शन। अपने सिलेबस के अंदर रियल वैल्यूड फंक्शन है। सेकंड पॉइंट अमन ये बोल रहा है, सेकंड पॉइंट इज सिंपली सेइंग फॉर ऑल ए, सारे ए, सेट ए से बी के अंदर डिफाइन है ना, तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंगिंग टू सेट बी, what that b does, f of a equals to b। ठीक है, आज जरा हम बात करते हैं फंक्शन को। अगर आप बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर समझना चाहते हो ना, तो तुम समझ सकते हो कि इट इज अ मशीन। ये एक मशीन है, दिस इज अ मशीन, ओके। और इस मशीन के अंदर एनक्रिप्टेड है एक रूल, कोई रूल है जो इसके अंदर छिपा हुआ है। वो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि वो रूल क्या करता है, वो रूल x³ + 1 करता है, वो रूल x³ + 1 करता है। यहां से तुम इसको इनपुट्स देते हो, यहां से
तुम इसको इनपुट्स देते हो और मशीन के अंदर इनपुट जाता है और यहां से आउटपुट बाहर आ रहा है, आउटपुट बाहर आ रहा है। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर आप फंक्शन को बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर समझना चाहते हो तो तुम उसको एक मशीन की फॉर्म में मान सकते हो कि कोई मशीन है जो क्या काम करती है कि उसको कुछ इनपुट्स दिए जा रहा हूं और यहां से आउटपुट निकल रहे हैं। ठीक बात। अब जैसे यहां से मैंने सिंपली इसको 2 दिया, इसको 2 एलिमेंट दिया, तो तुम समझ रहे हो कि ये क्या कर देगा कि जो भी दोगे उसका क्यूब करके ये 1 ऐड कर देगा, यानी आउटपुट मेरे पास में 9 आएगा। राइट, कुछ भी दो आप, यहां पर आपने 3 दिया तो ये आउटपुट क्या देगा, 3 क्यूब प्लस 1 दैट इज 28 आउटपुट देगा। तो एवरी फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ मशीन। और उस मशीन के अंदर क्या है, उस मशीन के अंदर एक रूल छुपा हुआ है। वो रूल क्या करता है, जब आप कोई इनपुट देते हो इसको, वो वहां से आउटपुट निकालता है। जैसे ये मशीन मिक्सी होती है ना, या जो जूसर होता है, उसके अंदर आप मौसमी डाले तो जूस निकल गया, तो वो दैट इज इनपुट और वो आउटपुट निकल रहा है। सिमिलरली फंक्शन को एक मशीन की फॉर्म में समझ सकते हो कि ये इनपुट है, वहां से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑल द इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। अभी मैं डोमेन को डिफाइन करूंगा, अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं कि डोमेन क्या है। अभी मैं डोमेन को मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा। इनपुट्स जो हैं दे आर डोमेन एंड ऑल द आउटपुट्स आर रेंज। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सारे इनपुट्स डोमेन है और सारे आउटपुट्स रेंज है। ठीक है, सारे इनपुट्स डोमेन है और सारे आउटपुट्स रेंज है। हां, अभी बात करते हैं उस पे भी। अब कोई बोले, अब देखो, कोई ये बोलता है कि सर मशीन के अंदर ये था, मशीन के अंदर ये था और इनपुट आपने दिया, इनपुट दिया -2, तो यहां से क्या आएगा। ध्यान रखना, मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इसको -2 दिया तो मैं मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो ये इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एक्सेप्ट योर इनपुट, दिस इनपुट, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मशीन चालू ही नहीं होगी, आउटपुट मिलेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक बात। इसमें कुछ वापस बताने वाली चीज नहीं है। इनपुट डालो, आउटपुट वहां से निकलेगा। इनपुट को बोलते हैं डोमेन, आउटपुट को बोलते हैं रेंज। ठीक बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि डोमेन हर फंक्शन के लिए फंक्शन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो नाउ वी डिफाइन व्हाट इज अ डोमेन। व्हाट इज अ डोमेन, कि डोमेन है क्या, व्हाट इज अ डोमेन। डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x for which f of x output, f of x is output, f of x is real। ये डोमेन की डेफिनेशन है। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन। कि डोमेन क्या है, डोमेन वो सारे x की रियल वैल्यूज हैं जो f of x को रियल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ही पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि मैं -2 को डाल रहा हूं तो ये रूट ऑफ -2 आ रहा है। दिस विल नॉट बी रियल, नॉट रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात नहीं करनी है। ठीक है ना, जिसने आयोटा पढ़ा हुआ है वो तो कह देगा कि सर ये आयोटा √2 है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात नहीं करनी है, हमें बात इस बात की करनी है कि मैं, अगर ये रियल तो है लेकिन डोमेन में नहीं है,
आउटपुट रियल नहीं मिल रहा, तो डोमेन किसको बोलते हैं? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इधर आयोटा भी नहीं डालना, यहां पर आयोटा मत डाल देना, रियल वैल्यूज डालनी है। तो सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच all real values of x for which output f of x is real. Simple. ठीक बात। तो अब बात आती है कि भाई अगर मैं आपको कहूं f of x equals to root x, चलो सिंपल सिंपल बात करते हैं कि f of x equals to root x, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन को ऐसे डिफाइन करते हैं, d नीचे f लगा देते हैं, डोमेन ऑफ f जो फंक्शन है अपने पास में। तो गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ रूट एक्स? कॉमन सेंस से कि रूट एक्स की डोमेन क्या होगी, मतलब इसके अंदर मैं जो वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स हैं वो क्या दे सकता हूं जिसके ऊपर ये मशीन काम करे, मुझे कुछ रियल आउटपुट दे, ऐसा मैं क्या दे सकता हूं इसको? हां, क्या दे सकता हूं? यस, बिल्कुल सही, कि इसके अंदर आप सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर दे सकते हो। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब मैं ये लिख सकता हूं, डोमेन बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी तक, ओपन, ये क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी, ऑल रियल वैल्यूज बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 1 4 9 16 25 क्यों, ऐसा क्यों नहीं दे सकता? मैं 2 भी दे सकता हूं इसको भाई, f of 2 रूट 2, ठीक है, बात समझ में आई? 1 4 9 16 25 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी मुझे आउटपुट के अंदर निकालने हैं, कोई भी रियल नंबर निकले, ठीक है ना? ओके, अभी बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, एकदम बेसिक से। व्हाट इज रेंज? व्हाट इज रेंज? रेंज इज आउटपुट, रेंज इज आउटपुट, उसी को डिफाइन करता हूं। ऑल real values of f of x which it attains, all real values of fx which it attains, जो आउटपुट मिलता है। इनपुट भी निशांत, इनपुट भी रियल, आउटपुट भी रियल, कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, ना इनपुट इमेजिनरी ना आउटपुट इमेजिनरी, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल इनपुट रियल आउटपुट। जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो, बस मजा लेना है तो इस पे फोकस करो। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स विच इट अटेन्स, जैसे example, f of x is equals to let's say root x, तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ f, डोमेन तो हमको पता है, डोमेन तो हमने अभी बात करी थी कि 0 से इंफिनिटी होगी। अब मैं कह रहा हूं कि आप 0 से इंफिनिटी इसके अंदर रखिए, तो आप 0 से इंफिनिटी इसके अंदर रखोगे, आपको इसकी रेंज क्या मिलेगी? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? तुमने डोमेन लिख दिया, अब ये इनपुट डालो इसके अंदर, वेरी गुड, तो आउटपुट विल बी 0 टू इंफिनिटी, तो ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है ना? 0 टू इंफिनिटी उसकी रेंज हो गई, डोमेन भी वही हुई, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, दो और टर्म की मैं बात बताता हूं कि जैसे मान लो मैंने आपको सेट ए और सेट बी दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इधर जो है एक फंक्शन f ऑफ x डिफाइन कर, और लेट्स से दिस इज x स्क्वायर्ड,
ओके, तो लेट्स से 2 4 3 9 4 16, यहां 25 लिखा हुआ है। तो तुमने कहा 2 4 से क्लब हो गया, 3 9 पर मैच कर गया, 4 16 पर मैच कर गया, अकॉर्डिंग टू द रूल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड। ओके, अब देखो सेम चीज को, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि f of 2 is 4, f of 3 is 9, f of 4 is 16। यह लिखा जा सकता है कि f of x is x squared। तो f of 3 is 9, f of 4 is 16। तो ये जो है ना, ये जो इनपुट्स हैं 2 3 एंड 4, इनको बोलते हैं प्री इमेजेस। जैसे इसके अंदर इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 is प्री इमेज ऑफ 4। f of 4 is equals to 16 को आप लिख सकते हो 4 is प्री इमेज of 16, 3 is प्री इमेज of 9। ठीक है, 3, अब मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिखना चाहो तो यहां लिख दो 3 is, चलो लिख देता हूं, 3 is प्री इमेज ऑफ 9। ठीक है, इसी चीज को देखो, अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 is functional image of 2। जैसे मान लो इसको लिखना चाहूं, 9 is functional image of 3, and similarly 16 is functional image of 4। ठीक बात। तो इसी चीज को जो मैंने यहां पर लिखा है f2 इक्वल्स टू 4 को दो तरीके से रीड किया जा सकता है कि 4 इज फंक्शनल इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4। f3 इक्वल्स टू 9, 3 इज प्री इमेज ऑफ 9, 9 इज फंक्शनल इमेज ऑफ 3। f4 इक्वल्स टू 16, 4 इज प्री इमेज ऑफ 16, 16 इज फंक्शनल इमेज ऑफ 4। तो इस स्लाइड के ऊपर आपको यह समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर प्री इमेजेस, व्हाट आर फंक्शनल इमेजेस। देख लो, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ हो, तो तुम क्या कहोगे, x इज प्री इमेज ऑफ y एंड y इज फंक्शनल इमेज ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आ गई।
कि व्हाट आर प्री इमेजेस, व्हाट आर फंक्शनल इमेजेस। तो एकदम क्लियर है ना कि प्री इमेजेस क्या होती हैं और फंक्शनल इमेजेस क्या होती हैं। हम्म, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस। क्या मैं ये बोल सकता हूं? डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्री इमेजेस कौन सी थी, 2 3 4, यही तो डोमेन है। तो डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस। रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ all functional images, all functional images, है ना। रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शनल इमेजेस। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर 2 3 4 ये प्री इमेजेस थी तो ये डोमेन बनी, और 4 9 16 ये फंक्शनल इमेजेस थी तो ये इस फंक्शन की रेंज बन गई। गिवन डोमेन में 4 9 16 इसकी रेंज है। ठीक बात। अब तुम एक बात और ऑब्जर्व करो, अब थोड़ा एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, सर डोमेन समझ में आ गया, सर रेंज समझ में आ गया, ये कोडोमेन क्या होता है? ये जो सेट बी है ना बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर एफ ए टू बी डिफाइन किया गया है देन दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब जो रेंज आती है ना वो इस कोडोमेन सेट से आती है। पूरा का पूरा कोडोमेन भी रेंज बन सकता है, लेकिन रेंज कोडोमेन के बाहर नहीं जाती। यस, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कभी भी कोडोमेन से बाहर जंप नहीं कर सकती, उसको कोडोमेन के अंदर ही कन्फाइन रहना पड़ता है, उसी के अंदर रहना पड़ता है। बराबर हो सकती है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर तुम सोचो यहां पर 5 होता होता तो ये 25 भी कनेक्ट हो जाता, और 25 के कनेक्ट होते ही 4 9 16 25 ये सारे के सारे रेंज में आ जाते और यही कोडोमेन होती। तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बेसिक सा फेयर आइडिया हमको हो गया कि डोमेन होती क्या है और रेंज क्या होती है। ठीक है, लेट्स डू क्विकली सम बेसिक क्वेश्चंस। कुछ कुछ बिल्कुल सिंपल से सवाल हम लोग करेंगे अभी, सो दैट थोड़ा और हम डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर बात कर पाए। ध्यान रखना ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूं। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। कोडोमेन is always given to you
ठीक है, अभी ये सब बात मत करो, 1 1 1 2 1 2 कुछ मत बात करो। अभी अपन बात करेंगे सिंपल कि हाउ टू फाइंड द डोमेन। जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। हाँ, कोई पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की प्री रिक्विजिट सिंपल इनइक्वालिटीज हैं जो तुमको 11th के अंदर बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाती हैं। तो फंक्शन की कोई और प्री रिक्विजिट नहीं है, सिर्फ सिंपल इनइक्वालिटीज हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला जो स्ट्राइक करना चाहिए ना कि सर ये पूछ रहे हैं कौन से रियल एक्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स रियल बनेगा, कौन से रियल एक्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स रियल बनेगा। अब इसमें सोचना शुरू करो कि स्क्वायर रूट फंक्शन कब रियल बनता है। find the domain, 30 seconds, find the domain। हां, तो तुमने कहा कि सर मुझे यह बताया गया है कि जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर्ड है ये ग्रेटर और इक्वल 0 हो जाए तो ये फंक्शन रियल रहेगा। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x लेस और इक्वल 0। थोड़ा रिवाइज करवा दूं, रियल नंबर लाइन पर 0 और 2 मार्क कर दिया, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, तो नेगेटिव वाला ये वाला रीजन आ गया। सो माय डोमेन इज क्लोज्ड 0 टू क्लोज्ड 2। दिस इज माय डोमेन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। माधव, कौस्तव, सूर्यांश, अंकित, अभिनव, राधिका। राधिका तुमने थोड़ा सा गलत लिखा, प्रज्वल आपने तो गलत लिख दिया भाई। ये तुम आप तू 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 होल नंबर पे क्यों अटका हुआ है यार, रियल नंबर की बात करना, पूरा का पूरा सेट आएगा भाई। 0 1 2 तू होल नंबर पे क्यों बात कर रहा है। ठीक बात, ओके। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उतना ही टाइम देंगे अपन। नाउ राइट एफ ऑफ एक्स इज root of x minus 1 and root of x plus 1। सर इसमें तो दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, रूट एक्स माइनस 1 भी रूट एक्स प्लस 1 भी, तो इनकी डोमेन की हम बात क्या करें। तुम इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, और जो कॉमन एक्स है वो लिख दो जिनके ऊपर दोनों डिफाइन हो पाए। यस, बिल्कुल सही जा रहे हो। तुमने इसको कहा कि सर मुझे यह बताया गया है कि x माइनस 1 रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो मुझे उसको ग्रेटर और इक्वल 0 रखना है। ओके फाइन सर, इधर भी वही कंसेप्ट है, x प्लस 1 को ग्रेटर और इक्वल 0 रखना है। ठीक बात, तो यहां से तो मिल गया x ग्रेटर और इक्वल 1, और यहां से मिला x ग्रेटर और इक्वल माइनस 1। इन दोनों का कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। चलो हिंदी में लिख देता हूं, कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन करना है। चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे करें, डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी को नहीं आता रियल नंबर लाइन पे चले जाओ, बोलो -1 यहां पर 1 यहां पर। ये कह रहा है कि x ग्रेटर और इक्वल -1 होना चाहिए, तो ग्रेटर तो राइट साइड में होता है तो उधर जाना चाहिए। और ये कहता है कि x ग्रेटर और इक्वल 1, मतलब यहां से शुरू हो जाओ यहां। लाइन का कॉमन पार्ट कौन सा है सर, ये वाला पार्ट है। तो फिर हमारी कॉमन x क्या हो गया सर, 1 से इंफिनिटी। यस यस यस, चैतन्य बिल्कुल सही है। यश बेटा तुम्हारा थोड़ा गलत हो गया, आप चेक करो।
राधिका तू फिर गलती कर रही है, तेरे को अभी उस गलती पर तेरे को एक सवाल बना के बताता हूं। जो तूने गलती करी ना, एक सवाल उस पर देख, अभी तू समझ जाएगी कि तूने गलती क्या करी। बच्चों एक बात बताओ, देखो अगर कोई इसको अंदर ले जाता है और बोले कि सर मैं ये रीड कर रहा हूं, आई एम रीडिंग दिस, मैं तो अलग से सवाल बना रहा हूं, मैंने अलग से सवाल बना दिया कि अब एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन की डोमेन बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन की। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट देन दिस क्वेश्चन। ये ध्यान रखना कि ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल अलग हैं, एक नहीं है। इसके लिए आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन ये ग्रेटर और इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे फंक्शन के अंदर कि सर मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया था। अरे पहले फंक्शन जिस फॉर्म के अंदर दिए हुए उनको उस फॉर्म के अंदर डिफाइन करो। वही तो बता रहा हूं ना, दैट अरिजीत, वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट्स अ रूल कि पहले जिस फॉर्मेट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है उस फॉर्मेट में डिफाइन करो। तो अब तुमने कह दिया कि सर ये तो बात ये हो गई, इसको तो सॉल्व करना जानता हूं, फैक्टर बना के सीधा रियल नंबर लाइन पर चला जाऊंगा और यहां से शुरू हो जाऊंगा प्लस माइनस करता हुआ, और मुझे प्लस देखना है तो ये वाला रीजन जिसको तुम कर्वी मेथड, कर्व कौन कौन से मेथड के नाम से जानते हो, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, यहां से बस माइनस, जस्ट माइनस वन पे रुक जा, फिर यूनियन ले ले, वहां से इंफिनिटी तक चला जा, कहां से, वन से इंफिनिटी तक चला जा। दिस इज माय डोमेन। तो तुम देख रहे हो बच्चों, इस क्वेश्चन की डोमेन और पिछले वाले सवाल के अंदर जो डोमेन निकाली थी दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। जिस फॉर्म के अंदर फंक्शन लिखा होगा उस फॉर्म के अंदर मुझे जवाब देना होगा। एक बात बताओ, जरा इसके डोमेन बताना मुझे, क्विक, फटाफट। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की डोमेन बताओ फटाफट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की डोमेन बताओ। वेवी कर्व, हाँ वो कर्वी मेथड, वेवी कर्व, इंटरवल मेथड, कई सारे नाम हैं इसके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। और भाई चेतन, और भाई प्लस प्लस आर क्यों बोल रहा है? ऑल द रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? जीरो टू इंफिनिटी नहीं, ऑल द रियल नंबर आर, सही है ना, ऑल द रियल नंबर। अच्छा अब ध्यान से, बी केयरफुल, इसके डोमेन बता। बी केयरफुल, वन अपॉन वन बाई एक्स, सेम नहीं है, सेम नहीं है, यस, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये इसमें लिखने से, तुमको इस फॉर्म में लिख के दिया ना, तो इस फॉर्म के अंदर इसकी डोमेन बताओ। तो इसमें ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, या तो ये लिख दे या बोल माइनस इंफिनिटी से जस्ट जीरो से पहले रुक गया, यूनियन जस्ट जीरो से आगे शुरू हुआ, इंफिनिटी तक चला गया, लेकिन जीरो पर नहीं गया। ठीक बात? हाँ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो, हाँ सर्वज्ञ वही बात बोल रहा हूं मैं।
तो बात को ध्यान में रख लेना कि किस फॉर्म के अंदर तुमको सवाल दिया गया है. ओके, नेक्स्ट राइट द डोमेन ऑफ 1 over x minus 1 plus root of 2 plus x. If x equals to 1 by x minus 1 plus root of 2 plus x. कैसा भी लिखा हुआ हो, ब्रैकेट हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये 1 over 1 by x लिखा हुआ हो तब भी इसकी डोमेन के अंदर जीरो नहीं आएगा. ब्रैकेट लिखने से कोई मतलब नहीं है. यस, तुमने कहा कि 2 plus x सर ये ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए, x ग्रेटर और इक्वल -2 होना चाहिए. यहां तक की बात हो गई, यहां तक की बात हो गई. अब तुमने देखा 1 upon x minus 1, सर डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके अंदर तुम कहोगे बस x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इसकी अगर कोई मुझे डोमेन लिखने को बोलेगा तो मैं बोलूंगा -∞ से जस्ट बिफोर 1 यूनियन जस्ट आफ्टर 1 to infinity, बट नॉट 1. अब तुमको तो लेना कॉमन है, तो कॉमन लेना है तो 1 को हटा दीजिए, तो कॉमन ले लीजिए. इनमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन विल बी x बिलोंग्स टू -2 से जस्ट बिफोर 1 यूनियन जस्ट आगे 1 से इंफिनिटी तक. हाँ, -2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. Okay, let's move to some more questions. F of x is equals to root of 17 minus 15x minus 2x squared divided by x plus 3. प्राची 0 to infinity चेक कर. 0 to infinity बेटा नहीं आता है. सेवनटीन माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर, ये रूट के अंदर रूट है, और एक है x प्लस 3. बी क्विक, जल्दी करो.
ओके, जरा देखो भाई, मेरे को इतना पता है जो रूट के अंदर होता है उसे ग्रेटर और इक्वल 0 करना है, तो मैंने इसको यूं लिख दिया कि रूट ऑफ 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर्ड अपॉन x प्लस 3, ये ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये जो स्क्वायर रूट है ये भी तो डिफाइन होना चाहिए, इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो भी तो ग्रेटर और इक्वल 0 होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आप लिखोगे कि 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर्ड दे शुड बी ग्रेटर और इक्वल 0। हां उज्जवल, आपका सही आया है। नहीं स्नेहा, नहीं कर सकते, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 को सॉल्व ही तो नहीं करना है, यही तो बता रहा हूं। डोमेन एज इट इज, जैसे दिया हुआ हो। अच्छा, ये बात समझ गए कि 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर्ड, सर ये ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए क्योंकि ये भी तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो भाई देख लेते हैं ये क्या है। इट इज 2x स्क्वायर्ड प्लस 15x माइनस 17, ये लेस और इक्वल 0 होना चाहिए। फैक्टर बन गए। 2x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 17x माइनस 17 लेस और इक्वल 0। सो 2x प्लस 17, 2x प्लस 17 एंड x माइनस 1 लेस और इक्वल 0। तो मेरे हिसाब से रियल नंबर लाइन पर आपने प्लॉट किया -17/2, 1 प्लस माइनस प्लस, यहां तक तो तुमने कह दिया कि इसकी तो डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू -17/2 से 1 तक। अभी इसकी आई है, ठीक बात, गलती हो गई क्या? 2x कॉमन लिया, 17 कॉमन लिया, x माइनस 1 -17/2 1, सही तो है यार। अच्छा तूने गलत समझ लिया था, मैंने कहा मैंने गलती हुई। अब एक बात बताओ, लिसन लिसन केयरफुली, हम तो बातचीत कर रहे थे इसके ऊपर कि ये ग्रेटर और इक्वल 0 है और हमने इसकी डोमेन निकाल ली। एक बात बताओ, जहां पर भी ये डिफाइन होगा, तुमको मालूम है ना कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0। हमने तो रूट एक्स की रेंज भी देखी थी, हमने तो रूट एक्स की रेंज भी देखी थी, है ना? सही है ना? तो ये न्यूमरेटर तो आपका ग्रेटर और इक्वल 0 है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ग्रेटर और इक्वल 0 करना चाहते हैं, तो आप कहोगे ना कि ये सर ये जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाए, 0 नहीं पॉजिटिव हो जाए। x प्लस 3, अरे आंसर कहां निकाला है, आंसर कहां निकाला अभी मैंने कहा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज लेनी है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज लेनी है, इसकी और इसकी कॉमन वैल्यूज। ठीक है ना? हाँ प्रज्वल पांडे जी, आपका गलत कैसे हो सकता है, एकदम सही है। तो इनकी कॉमन वैल्यूज क्या होगी, इनकी कॉमन वैल्यूज होंगी x बिलोंग्स टू ओपन -3 से 1 क्लोज तक, ये आंसर बनेगा। हाँ, -3 ओपन से 1 क्लोज सही है। नहीं वेंकटेश, आपका आंसर गलत है, वेंकटेश आपका आंसर गलत है। आपने तो उसका आंसर निकाला, हमको तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बनाना है ना। तो जहां इस एक्स पर तो ये स्क्वायर रूट डिफाइन हुआ, और जहां भी स्क्वायर रूट डिफाइन होता है हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होता है।
बात समझ में आ गया? हाँ, एक्स को -3 मैंने बनने नहीं दिया, देखो ओपन पे रखा है, दिस इज ओपन पे है। अरे ये प्लस और माइनस नहीं होता, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0। अभी अभी रूट एक्स की बात करी थी अपन ने, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और सवाल देखो। क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब -27। अभी तो बिल्कुल बेसिक, एकदम एकदम बिल्कुल स्क्रैच से डोमेन बता रहा हूं। अभी तो डोमेन वाले सवाल आएंगे अभी डोमेन वाले सवाल आएंगे। अभी तो बिल्कुल जो थोड़ा सा अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर दे रहा हूं। वेरी गुड। देखो बच्चों, एक बात समझ लो, एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर तुम्हारे पास स्क्वायर रूट आए किसी क्वांटिटी का, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस, चल एक्स क्यूब -27 ये ले लिया, या फोर्थ रूट आता है, या कोई भी इवन रूट आता है, तो हम अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर और इक्वल 0 करते हैं। अगर आपके पास यहां पर क्यूब रूट आया, फिफ्थ रूट आया, सेवंथ रूट आया, नाइन्थ रूट आया, हमें टेंशन ही नहीं लेनी है, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसकी तो डोमेन आर हो जाएगी, इसकी डोमेन आर होगी। बात समझ में आई? हाँ, नेगेटिव हो सकता है, तभी तो दीपल बोल रहा हूं कि इसकी डोमेन आर होगी, कुछ भी लो। नॉट ओनली क्यूब रूट पे, फिफ्थ रूट पे, सेवंथ रूट पे, नाइन्थ रूट पे, ठीक है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सही है। डिफाइन ऐसे है सक्षम, इट इज डिफाइंड लाइक दिस, जैसे जैसे इसके अंदर होता है ना ये। अब देखो क्यों 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 डिफाइन है, क्योंकि तुम मान लो एक्स का क्यूब रूट कर रहे हो और ये वाई आ रहा है, तो इसका मतलब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स हुआ ना, तो भाई एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, ये इसका रीजन बता रहा हूं। रूट एक्स में ऐसा नहीं हो सकता, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो इसका तुमने स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स कहां नेगेटिव हो पाएगा, एक्स नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। तुम्हारे डाउट आए ही नहीं मेरे पास में, मैं इग्नोर कहां करूंगा अरे किसी के डाउट आएंगे तो आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व द डाउट्स, मैं यहां हूं ही किस लिए। ठीक है, तो जो तुमको डोमेन के बारे में बताया, बिल्कुल अभी तो डोमेन का बिल्कुल बेसिक अपन ने किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन रेंज, और अगर कोई बच्चा डोमेन के ऊपर सवाल करना चाहता है वो कर सकता है, वो प्रिलिप्को में से, प्रिलिप्को सेक्शन 1.8 डोमेन के क्वेश्चन से आप अप टू 50 तक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे रेंज की। हाँ, लॉग के क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो
अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल पोलिनोमियल के ऊपर सवाल लिए जिसके अंदर स्क्वायर रूट को डिफाइन करना बताया है, उसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर बात होगी आपसे। तो ये एक बार मुझे बता दो कि तुमको समझ में आ गया ना कि डोमेन के बारे में क्या बताया मैंने। डोमेन के अंदर जो भी मैंने बताया तुमको सब समझ में आ गया ना? तो एक बार चैट के अंदर लिख के बता दो कि तुमको सब समझ में आ गया। ओके, प्रलिप को एक किताब है। ओके, मजा आ गया, गुड। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे बात होगी। लव यू ऑल, थैंक यू।